अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं आपको सुनाऊंगा अमेरिका की कहानी, अमेरिका की तारीख, किस तरह से अमेरिका आज़ाद हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 बड़े आज़म हैं, जिनमें आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, जिसमें से पाकिस्तान या इंडिया ये हमारा एशिया में है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आपको दिख रहे हैं। यहाँ लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से जो आपको 2 कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं, इसमें से जो है वो नॉर्थ साइड पर लाइट ग्रीन कलर पर नॉर्थ अमेरिका है और डार्क ग्रीन कलर पर हमारे पास यहाँ पर साउथ अमेरिका है। तो अमेरिका नाम से हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिका एक हमारे पास कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर मेनली 3 कंट्री जिसके अंदर बड़ी मशहूर आती हैं, दैट इज मैक्सिको, यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये असल में एक कंट्री है इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आज हम यूएसए की हिस्ट्री को जानने वाले हैं कि ये जो अमेरिका जिसके बारे में चर्चा होता है, जिसके बारे में बात होती है मीडिया में और इसके अलावा बुक्स के अंदर, उसमें हम यूएसए की बात कर रहे होते हैं, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन है। देखिए सबसे पहले किस तरह से लोग अमेरिका में आए। तो 10,000 साल पहले जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में जो है वो लोगों की शिफ्टिंग हुई, माइग्रेशन हुई। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर की या सॉरी कोल्ड एज की बात है या आइस एज की बात है, जब पूरी दुनिया जो है वो बर्फ से ढकी हुई थी। तो एशिया और अमेरिका, एशिया में जो रशिया एक कंट्री है और अमेरिका के अलास्का स्टेट, इसके बीच में एक समंदर है। समंदर एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। कि बेरिंग स्ट्रेट का ये जो टुकड़ा था, आइस एज के दौर में ये पूरा जम चुका था और इसमें एक नेचुरल एक ब्रिज सी बन गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि एशियन पीपल जो है वो अमेरिका की तरफ आए थे और ये ऐसे 10,000 साल पहले हुआ था। बाद में क्या हुआ कि जब आइस एज खत्म हुआ तो ये जो पुल है या जो ब्रिज थी आइस की नेचुरल बनी हुई, यहाँ से खत्म होगी बेरिंग स्ट्रेट पर और अमेरिका दोबारा से आइसोलेट हो गया। तो इसलिए अमेरिका में 10,000 साल पहले भी जो है वो लोग मौजूद थे। इनको हम लोग नेटिव अमेरिकन कहते हैं या फिर ये ब्लैक अमेरिकन कहलाते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में 10,000 ईयर्स अगो एशिया से हिजरत करके नॉर्थ अमेरिका की तरफ आए थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 1492 में 1492 ईस्वी में स्पेन में एक वॉयेजर रहते थे, एक मलाह रहते थे, एक जहाज चलाने वाले रहते थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वो स्पेन से निकले और अटलांटिक ओशन में वो आए, कश्तियां लेकर। 3 कश्तियां उनके पास थी जिसमें वो खुद सवार थे। उस कश्ती का नाम था सेंटा मारिया और वो उस कश्ती से पहुंच गए वेस्ट की तरफ उन्होंने जो है वो मूवमेंट करनी शुरू की और असल में वो इंडिया का एक सी रूट देखना चाहते थे कि इंडिया किस तरह से हम वेस्ट के थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, उस वक्त यूरोपियंस के वहमो गुमान में नहीं था कि यहाँ पर अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें एक अलग कॉन्टिनेंट कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में 3 कश्तियाँ लेकर जब यहाँ पहुँचे तो वो एक नए कॉन्टिनेंट पर जो है वो रुक गए आकर। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम वेस्ट इंडीज़ रखा कि ये मगरिब का इंडिया है और इस तरह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो उसको डिस्कवर किया गया। ये यूरोपियंस ने उसको सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन वो नॉर्थ अमेरिका की बजाय वो असल में जस्ट एक कह लें कि वेस्ट इंडीज़ था या सेंट्रल अमेरिका था जिसको वहाँ पर डिस्कवर किया गया। फिर एक एक करके जो है वो पूरी फौज आनी शुरू हो गई यूरोप से साउथ अमेरिका की तरफ, जिसमें उन्होंने पहले साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया। 1492 में स्पेनिश सेटलमेंट, स्पेन ने आकर जहाँ पर जो है वो अपनी आबादियाँ बना ली, जो ऑरेंज कलर से आपको मैप में दिख सकती हैं साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका की तरफ। और जो वेस्ट और ईस्ट वाला जो पोर्शन था उस पर पोर्टुगीज या पुर्तगाल जो था उसने आकर अपनी सेटलमेंट शुरू कर दी। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले या शुमाली अमेरिका में सबसे पहले फ्रांस दाखिल हुआ और फ्रांस ने 1534 में 1534 में जो है वो अपनी कॉलोनी जो है वो बना ली नॉर्थ अमेरिका में। फिर उसके बाद 1607 में 1607 में इंग्लैंड या यूके हम कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, वो नॉर्थ अमेरिका में दाखिल हुआ और उन्होंने जेम्स टाउन नाम से पहला टाउन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट की तरफ जो है वो उन्होंने जो है वो बनाया। ठीक, इस तरह से ब्रिटिश एम्पायर भी यहाँ पर आना शुरू हो गई और शुरू में 13 कॉलोनी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन ने जो है वो अपनी कायम कर दी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, या यूके ने या बरतानिया जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली। फिर क्या हुआ कि बाद में बरतानिया ने, ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया और फ्रांस को हराने के बाद जो है वो फ्रेंच को हराने के बाद अपना रकबा जो है वो डबल कर लिया या फिर अपना रकबा बढ़ा लिया उन्होंने
और एरिया उनकी बढ़ गई। तो जो एरियाज पहले फ्रांस के पास थी वो अब इंग्लैंड के पास आ गई, या यूके के पास वो एरियाज जो है वो आ गए, यूनाइटेड किंगडम के पास। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग रहते थे, मतलब जो ब्रिटेन से जो लोग हिजरत करके आ रहे थे, तो उनको एक तरह से कोई हकूक उनके नहीं दिए जा रहे थे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही थी असेंबली के अंदर, बल्कि जो पूरा यूके था, यूके जो है वो यूरोप से बैठकर वो इसको कंट्रोल किया करता था, और यहाँ के अपने लोगों के पास, अमेरिका के अपने कॉलोनीज के ब्रिटिश लोगों के पास कोई हकूक नहीं थे। तो उन्होंने इस तरह से रिवॉल्ट किया और उन्होंने एक मुतालबा रखा अपना 1765 में, 1765 में, कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, हमें नुमाइंदगी नहीं मिलेगी इसके अंदर, हम जब तक हमारी अपनी एक सेल्फ गवर्नेंस नहीं होगी तो हम टैक्स उस वक्त तक पे नहीं करेंगे। तो शुरू में तो यूके ने जो है वो उसको तस्लीम करने से कबूल कर दिया इन कॉलोनीज़ की बातों को, जो 13 कॉलोनियाँ थी। तो यहाँ पर इस तरह से एक रिवॉल्ट की एक फिजा जो है वो कायम हुई अमेरिका के अंदर, और जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो इन रेवोल्यूशनिस्ट के, इन रेवोल्यूशनरीज के, इन इनकलाबियों के रहनुमा बने, जॉर्ज वॉशिंगटन, और यही आगे जाकर यूएसए के जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने या पहले सदर बने। फाइनली क्या हुआ कि यूके और ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं इनके बीच में जो है वो जंग शुरू हो गई, जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर कहते हैं। 1775 में स्टार्ट होती है और 1783 में ख़त्म होती है। यहाँ तक कि 1783 में जो है वो जीत होती है, फतेह होती है रेवोल्यूशनरीज को, और वो यूएसए का क़याम करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक नई कंट्री का क़याम हो जाता है 1783 में, 1783 में, ठीक है। और जो 13 कॉलोनीज थी, जो इनिशियल ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी यूके की, वो यूएस की सूरत में, यूनाइटेड स्टेट्स की सूरत में आती हैं। बाकी एरिया जो है ग्रेट ब्रिटेन के पास ही रहता है। यूएस क्या कहती है, वो फ्रांस से कहती है फिर कि आप हमें जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि आप जो फ्रांस और ब्रिटेन आपस में दुश्मन थे, फ्रांस और यूके आपस में दुश्मन थे। तो यूएस ने कहा कि भाई चूंकि फ्रांस क्यों, ब्रिटेन आपका दुश्मन है तो फिर हमारा भी दुश्मन है, तो हम दोनों मिलकर क्यों ना जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को ख़त्म कर दें नॉर्थ अमेरिका के अंदर से। और ऐसे ही हुआ फाइनली कि फ्रांस की मदद के साथ ग्रेट ब्रिटेन का पूरा इलाका जो है वो बड़ा अच्छा खासा इलाका यूएस ने जो है वो हासिल कर लिया, और यूएस के अपना रकबा जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया। फिर फाइनली क्या हुआ कि एक और सेंट्रल तो नॉर्थ अमेरिका में एक लुजियाना नाम से एक टेरिटरी थी, एक बहुत बड़ा इलाका था। 1803 में जो थर्ड प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, थॉमस जेफरसन इनका नाम था, उन्होंने 15 मिलियंस के में 15 मिलियन में उन्होंने फ्रांस से इसको खरीद लिया, लुजियाना की टेरिटरी को। और फाइनली और ज़्यादा जो है वो यूएस के अंदर और डिफरेंट स्टेट्स जो है वो आने शुरू हो गए। तो शुरू में जो है वो यूएस के पास 13 स्टेट्स थे, जो अमेरिका के झंडे के अंदर 13 आपको स्ट्राइप्स मिलती हैं, वाइट और रेड, वो उसके इनिशियल कॉलोनीज को शो करते हैं। बाद में जब जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ने शुरू हो गए तो उसमें स्टार्स का इजाफा होना शुरू हो गया जो यूएस के फ्लैग के अंदर। तो फाइनली लुजियाना को लेने के बाद यूएस का साइज जो है वो और ज़्यादा डबल हो गया, और एक वक्त 1861 में ऐसा हुआ कि पूरा जो नॉर्थ अमेरिका के कंप्लीट पोर्शंस के अंदर जो है वो दिखा जाए तो एक बहुत बड़े इलाके में यूएस जो है उसने अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया, उसने अपने कंट्री को एक्सपेंड कर लिया, और सारे स्टेट जो थे वो एनेक्स हो गए यूएस के साथ। फाइनली 1861 में क्या हुआ कि अब्राहम लिंकन, ये यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिकी प्रेसिडेंट आए, और इनके दौर में जो है वो एक और वॉर शुरू हुई जिसको अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। ये अमेरिकन सिविल वॉर क्या थी कि शुरू में अमेरिका के अंदर जो है वो अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स लाए जाते थे, गुलाम लाए जाते थे, जिनको गुलाम बना कर रखा जाता था। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो इसके खिलाफ थे, वो चाहते थे कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दें, उसको ख़त्म कर दें। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे साउदर्न पार्ट में यूएसए के, जो चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म ना हो, उनको स्लेव स्टेट्स कहा जाता था। और उन्होंने मिलकर बनाया अपना सीएसए, एक अलायंस बनाई सीएसए के नाम से, दैट इज़ कॉन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो अब्राहम लिंकन जिसको लीड कर रहे थे वो थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक तरह से यूएसए और सीएसए के बीच में एक लड़ाई शुरू हुई, एक जंग शुरू हुई, जिसमें फाइनली जो है वो सीएसए को हार हुई, और फिर स्लेवरी पूरी तरह से पूरे अमेरिका के तमाम स्टेट्स के अंदर से ख़त्म कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, और कहा गया कि अब कोई अफ्रीकन जो है वो उनको स्लेव नहीं बनाया जाएगा। और इस तरह से रेसिज्म का भी खात्मा किया गया, नस्ल परस्ती का अमेरिका से खात्मा किया गया। तो ये एक बहुत मशहूर हिस्ट्री है यूएसए की, जिसको अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। फिर फाइनल 1914 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, और वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए ने जो है वो अलाइज का साथ दिया, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का साथ दिया, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई की, और वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो इस तरह से अलाइड पावर्स को फतेह हुई, जिसमें यूएस को भी फतेह हुई।
1929 में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, स्टॉक मार्केट यूएसए की पूरी तरह से कोलैप्स हुई, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। और ये क्राइसिस एक वजह थी वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्टिंग की। जंग अजीम 2 शुरू होती है 1939 से 1945 के बीच में, जिसमें एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स दोबारा से आपस में मुठभेड़ हुए। एक्सिस पावर्स में दोबारा से जर्मनी थी और यूएसए कि हवाई के अंदर एक पर्ल हार्बर, एक बहरी बेड़ा था जिसको जापान ने क्या कर दिया, उस पर बमबारी कर दी और उसको तबाह कर दी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमेरिकी फ़ौज हलाक हो गए। तो अमेरिका भी इस तरह से दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर्स के साथ जंग में एंटर होती है और एक्सिस पावर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचते हैं। जर्मनी दोबारा से हारती है और अमेरिका 1945 में क्या करती है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को गिरा देती है और फाइनली इस तरह से जंग का खात्मा होता है। 1945 के बाद क्या होता है कि चूंकि अब रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे जर्मनी और जापान के खिलाफ, तो दोनों ही एक तरह से सुपर पावर बन के सामने आते हैं 1945 में। और इन दोनों के बीच में एक सर्द जंग शुरू हो जाती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसके अंदर स्पेस वॉर होती हैं, जिसमें स्पेस में मुकाबला करती है कंट्रीज एक दूसरे से आगे जाने का, कि खला का सफर सबसे पहले कौन करता है, ये एक इनके बीच शुरू होती है। प्रॉक्सी वॉर्स डिफरेंट ये लड़ते हैं जिसमें बताते खुद फेस टू फेस ये लड़ते नहीं, लेकिन जो है डिफरेंट कंट्रीज को लड़वाते हैं और उनका साथ दे रहे होते हैं। जैसे जो है वो कोरियन वॉर है या फिर वियतनाम वॉर है, वो सारे कोल्ड वॉर एरा के दौर की ही जंगें हैं। इसका सोवियत अफगान वॉर हो गई, ये भी कोल्ड वॉर एरा की जंगें हैं। फाइनली 1989 में क्या होता है कि जो है वो रशिया है, रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट स्टेट्स थी यूएसएसआर, तो अफगानिस्तान में उसको शिकस्त होती है और कम्युनिस्ट पावर का खात्मा होता है। यूएसएसआर टूट जाता है और रशिया में कन्वर्ट हो जाता है, कम्युनिज्म यहाँ से खत्म हो जाती है और फाइनली जो है वो यूएसए एक होल एंड सोल सुपर पावर बनकर 1989 के बाद दुनिया के सामने आता है। सो बेटा, दिस इज लिटिल बिट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आई होप सो कि इसमें जो है वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और काफ़ी जो है वो फास्ट पेस पर मैंने स्टोरी आपको सुनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।